हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जल संसाधन। आज इस चैप्टर में हम जल संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी कमी की चर्चा करेंगे, खास करके उसकी कमी क्यों हो रही है और किस तरीके से हम जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन कर सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। और क्या क्या विधियाँ हैं जिनके माध्यम से हम जल का संरक्षण करते हैं, इसके बारे में पूरी तरीके से हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि जल एक संसाधन है, यानी जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ये जल अगर न हो तो हम उस जीवन की नहीं कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके से हम बिना पानी के रहें। और ये जल ही एक ऐसा संसाधन है जो जीवन देने के साथ साथ एक ऐसा संसाधन है जिसको हम रीन्यू कर सकते हैं, जो नवीकरणीय है, यानी कि जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, जिसमें अगर हम थोड़ी बहुत गंदगी करते भी हैं तो प्रकृति उसको फिर से रीन्यू कर लेती है, नया कर लेती है। लेकिन अब जहाँ एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो जल है वो ख़त्म नहीं होने वाला है, वहीं हम ये देखते हैं कि जल की कमी भी हो रही है। ये दोनों चीज़ें एक साथ हम देखते हैं। और इसी तरीके से जल जहाँ जीवन देता है वहीं जीवन ले भी सकता है, यानी अगर हम इसे पीने के रूप में इस्तेमाल करें या उसका सही से उपयोग करें तो ये हमारे लिए जीवनदायिनी है। जबकि अगर यही जल बाढ़ और सुनामी के रूप में आए तो इस जल की गति से जीवन चला भी जाता है, यानी बहुत सारी तबाही भी हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जल जीवन ले भी सकता है और जीवन दे भी सकता है। चूँकि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी खुद रीन्यू कर लेता है, उसके बावजूद पूरी पृथ्वी पे 3/4 भाग पे केवल जल ही जल है, केवल 1/4 भाग पे, यानी पूरी पृथ्वी के 70% हिस्से पे केवल पानी है। उसके बाद भी हमें पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी हमारे लिए इसलिए हो जाती है क्योंकि इस 3/4 भाग में जो अलवणीय जल है, यानी जो पीने योग्य पानी है, जो हमारे यूज़ के लिए जो पानी होता है, उसकी मात्रा बहुत ही कम है। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे ये जो जल है इसका शोषण बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जल की इतनी ज़्यादा कमी हो जा रही है कि एक रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई थी कि 2025 तक लगभग 20 करोड़ लोग जल की कमी झेलेंगे। अब जो जल की कमी हो रही है उसी से संबंधित यहाँ एक टॉपिक है वाटर स्कैरसिटी या जल दुर्लभता। अब जल दुर्लभता कहते किसे हैं कि पीने योग्य जो स्वच्छ जल है उसकी जब कमी हो जाए तो उसी को जल दुर्लभता कहते हैं। ये जो जल दुर्लभता है वो मात्रात्मक भी हो सकती है, यानी पीने का जो पानी है उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा कम हो सकती है, और दूसरी तरफ पीने के जो पानी है उसकी क्वालिटी भी डाउन हो सकती है, यानी मात्रा तो उतनी ही हो लेकिन उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए, उसकी गुणवत्ता ख़राब हो जाए, उसमें प्रदूषित जो जल है या जो प्रदूषक हैं वो मिक्स हो जाएं और वो पीने योग्य न रह जाए, उसको भी हम वाटर स्कैरसिटी या जल दुर्लभता के नाम से जानते हैं। अब जल दुर्लभता होती क्यों है? क्योंकि सबसे पहला कारण है जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज। इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, हमारे जो ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से हम इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं वातावरण में, और वातावरण इतना ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो जा रही है कि जो जहाँ जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है, या मानसून जो आना चाहिए वो सही समय पे नहीं आ रहा है। कहीं वर्षा अधिक हो जा रही है, कहीं कम हो रही है। जैसे हम यहाँ इंडिया के मैप में देख सकते हैं, जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इधर वेस्टर्न घाट पे भी बारिश ज़्यादा होती है, जबकि पूरा राजस्थान वाला जो एरिया है वो बहुत कम पानी पाता है। तो जल का ये जो असमान वितरण होता है उसकी वजह से
भी जल दुर्लभता, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ जल दुर्लभता रहती है, जबकि जहाँ वर्षा होती है, जैसे मेघालय वाला जो क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ जल दुर्लभता न होके राजस्थान का जो क्षेत्र है जहाँ बारिश कम होती है वहाँ जल दुर्लभता की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। और उसी तरीके से चूँकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ही एल नीनो भी आता है, और एल नीनो हम सभी जानते हैं कि जब एल नीनो आता है तो भारत में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है। और जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ेगा तो चाहे ग्राउंड वाटर हो या सरफेस वाटर हो, वो दोनों ही कम हो जाते हैं और वाटर स्कैरिसिटी या जल दुर्लभता का एक महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है, बढ़ती जनसंख्या और जल की बढ़ती मांग। जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जिसकी वजह से उसके उपयोग के लिए बहुत ज़्यादा जल का प्रयोग किया जा रहा है। घरों में समरसिबल लगा हुआ है जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका शोषण बहुत तेज़ी से बढ़ जा रहा है, और इसी वजह से जो भूमिगत जल है उस पर दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा शहरों में भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, शहरों का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है और उस पे वहाँ के संसाधनों पे जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रोज़गार के लिए लोग गाँवों को छोड़ के शहरों में ही जाते हैं, जिसकी वजह से शहरों में जल की जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और वो सभी पूरा हो रहा है जो ग्राउंड वाटर है उससे। इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो भी बहुत तेज़ी से उसका शोषण हो रहा है, और जितनी तेज़ी से हम शोषण कर रहे हैं उतनी तेज़ी से वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वाटर स्कैरिसिटी की समस्या सामने आ रही है। तीसरा कारण है कृषि में जल का बढ़ता उपयोग। चूँकि जनसंख्या बढ़ रही है, उसको खाने के लिए अनाज की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए अधिक अनाज उत्पादन करने के लिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है। अब ये सिंचित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र में, अब चूँकि जहाँ पे खेती की जा रही है वहाँ पे गहन कृषि करके, यानी कि एक साल में जहाँ एक बार अनाज बोया जा रहा था सिंचाई करके, वहाँ पे अब 3-3, 4-4 बार अनाज बोया जा रहा है। जो भी शुष्क ऋतुएं हैं, जिस समय अनाज उत्पादन बहुत कम किया जाता था, अब कोशिश की जा रही है कि उस समय भी अनाज का उत्पादन हो और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई का प्रयोग हो रहा है। इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र जहाँ पे, जैसे राजस्थान वाला क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पहले खेती नहीं की जाती थी, खेती करना संभव नहीं था, वहाँ भी सिंचाई कर के उस खेत को नमी दी जा रही है और फर्टिलाइज़र डाल के, और वहाँ पे कृषि उत्पादन किया जा रहा है जिससे कि अनाज का उत्पादन बढ़ जाए। और इस चक्कर में जल का डिमांड खेती में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है, जिसकी वजह से कुओं, नलकूपों से जो भूमिगत जल निकाला जा रहा है उस वजह से भूमिगत जल पे दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। कई बार हम देखते हैं कि जो कृषक होते हैं, अब लगभग हर कृषक के जो खेत हैं उसमें पंपिंग सेट लगे हुए हैं। अब आप ये सोचिए कि पहले एक पंपिंग सेट से पूरा एक गांव अपने खेत सिंचाई कर लेता था, जबकि अब हर घर में एक एक पंपिंग सेट लगा हुआ है। तो सोचिए कि भूमिगत जल पे कितना ज़्यादा दबाव बढ़ गया है, और यही कारण है कि वाटर स्कैरिसिटी हो रही है। चौथा कारण है उद्योगों में जल का उपयोग बढ़ गया है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो वस्तुओं की मात्रा भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो औद्योगिकरण है वो बढ़ता जा रहा है। अब उद्योगों में मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, उद्योगों में विनिर्माण यानी कि वस्तुओं के निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, और साथ ही ऊर्जा के रूप में जल विद्युत की भी ज़रूरत होती है। तो उद्योगों में 3 तरीके से जल का प्रयोग होता है, और इसी वजह से उद्योगों में हम देखते हैं कि जल का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, और इसी वजह से उद्योगों में जल की डिमांड भी बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त जो मात्रात्मक पहलू था, अभी तक हमने चर्चा की कि किस तरीके से उसकी मात्रा कम हो रही है। अब यहाँ पे आते हैं कि जो जल दुर्लभता हो रही है, यानी जल की गुणवत्ता में जो कमी हो रही है, वो मेनली हमारे जल प्रदूषण जो हम फैला रहे हैं
उसकी वजह से हो रही है। अब ये जल प्रदूषण कैसे हो रहा है कि घरों से जो कूड़ा कचरा हम डाल देते हैं नदियों नालों नहरों में, उसकी वजह से वो जाके वहाँ के पानी को गंदा करता है। उसके अलावा नगरों से या नगरों में जो कार्यालय वगैरह होता है वहाँ से जो नगरीय अपशिष्ट निकलते हैं, उद्योगों से जो कचरा निकलता है, जो रसायन निकलते हैं, या खेतों में जो कीटनाशक उर्वरक वगैरह प्रयोग किया जाता है, वो सारा भी उर्वरक वर्षा के पानी जब गिरता है तो उसके द्वारा बह के वो नदियों नहरों नालों में चला जाता है और जाके वहाँ के पानी को गंदा कर देता है। जो शुद्ध जल है, जो मीठा पानी है, जो हमारे पीने योग्य पानी है, वो ख़राब हो जा रहा है, जिसकी वजह से जल प्रदूषण बढ़ रहा है। और जल प्रदूषण की वजह से जल की क्वालिटी ख़राब हो जा रही है, जो जल दुर्लभता का एक पहलू है। इसके अतिरिक्त समाज में जल संसाधनों का वितरण भी असमान है। कई क्षेत्र ऐसे हैं, आदिवासी जनजातीय क्षेत्र या इस तरीके के जो गरीब क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र जिनका विकास उतना नहीं हुआ है, ऐसे क्षेत्रों में जल की कमी भी हम देखते हैं ज़्यादा होती है। वहाँ जल नहीं पहुँच पाता है। जबकि जो इंडस्ट्रियल रीजन है, जहाँ पे औद्योगिकरण हुआ है, वहाँ धुआंधार पानी का उपयोग किया जा रहा है और वो क्षेत्र और डेवलप होता जा रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जल संसाधन का समाज में असमान वितरण भी हो रहा है। ये भी जल दुर्लभता का एक कारण है। इसके अलावा सबसे जो मुख्य कारण है वो है वनों का कटाव, क्योंकि वनों के कटाव की वजह से जहाँ एक तरफ जो इवेपोरेशन कम होने की वजह से बादल बनने की संभावना कम हो जाती है, वर्षा कम हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ जब वर्षा होती भी है थोड़ी बहुत, तो जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनकी जड़ों के माध्यम से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। और जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, जब उसकी जड़ें ही नहीं रहेंगी, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की संभावना भी कम हो जाती है। इस वजह से जब वनों का कटाव जल दुर्लभता को दो तरीके से प्रभावित करता है, एक वर्षा को कम करके और एक ग्राउंड वाटर रिचार्ज की संभावना को कम करके। जो वनों का कटाव है वो जल दुर्लभता को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त वनों के कटाव के बाद जो हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो कंक्रीट की सड़कें बना रहे हैं, जो पक्के मकान बना रहे हैं, ये मकान भी भूमिगत जल को के अवशोषण को, यानी कि जो ग्राउंड वाटर हम रिचार्ज कर सकते थे, जहाँ मिट्टी पे गिरता है पानी और वो शोषित होकर ग्राउंड वाटर में मिल जाता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, अब जहाँ कंक्रीट की सड़कें बनी हैं वहाँ पानी गिरता है और ऐसे ही व्यर्थ बह जाता है, कहीं से भी उसका अवशोषण नहीं हो पाता है, यानी भूमिगत जल में उसकी मात्रा बढ़ नहीं पाती है, उसकी पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो भूमिगत जल है उसका लगातार हम शोषण तो करते जा रहे हैं, यानी कि उसकी मात्रा निकालते जा रहे हैं, लेकिन उसको रिचार्ज करने के लिए हमने मिट्टी छोड़ी ही नहीं, हमने कच्चा जो सरफेस है, धरातल है, उसको छोड़ा ही नहीं, सबको हमने कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है और धीरे धीरे हमारा भूमिगत जल कम होता जा रहा है। और यही सब कारण है जिसकी वजह से जल की मात्रा और उसकी गुणवत्ता दोनों ही कम होती जा रही है। और इसी के कारण हमें जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता है कि हम जल को संरक्षित करें, उसका सही से मैनेजमेंट करें ताकि उसका दुरुपयोग न हो पाए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चूँकि बहुत सारे क्षेत्र हैं ऐसे, जैसे जो ग्रामीण, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि जल की कमी होती जा रही है। लोग बहुत दूर दूर से, औरतें बहुत दूर दूर से जाके और वहाँ से पानी लेके अपने घड़े में, मटके में या बर्तन में पानी लेके आती हैं। करीब 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर से पानी लेके आती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी जनता है उसको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। ये जल जीवन मिशन योजना जल शक्ति मंत्रालय के अधीन पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित की गई है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस जल जीवन मिशन का एकमात्र उद्देश्य है कि जो ग्रामीण परिवार हैं उस
प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक स्वच्छ और पर्याप्त जल यानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की जो आपूर्ति है 2024 तक उसको सुनिश्चित करना। यानी कि इस पानी की आपूर्ति करके और हम इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनका जीवन यापन आसान हो सके और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनकी जो जीवन की गुणवत्ता है उसमें सुधार आ सके। यानी जहाँ वो पानी की कमी से उनका विकास नहीं हो पा रहा था, अब एटलीस्ट प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पानी की पूर्ति हो सके। इसके लिए ये जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसके बाद हम देखते हैं जल संरक्षण का जो सबसे बड़ा उपाय सरकार द्वारा किया गया है उसमें है बांध बनाना। यानी कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जाती हैं वो जल को संरक्षित करने का एक सबसे कारगर माध्यम माना गया। बांध वो संरचनाएं होती हैं जिसमें हम नदी के जल को या वर्षा के जल को रोककर इकट्ठा कर लेते हैं, जो भी रिजर्वायर होते हैं, जलाशय होते हैं, उनके माध्यम से, और वहाँ पे रोके गए जल का हम बहुत सारा उपयोग करके और अपने जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करते हैं। अब बांधों से कौन कौन से उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं, जैसे जो पानी रोका गया, इकट्ठा किया गया, उससे हम खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे टरबाइन लगा के नीचे की तरफ और वहाँ से हम बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं, क्योंकि जब पानी बहुत तेज़ी से टरबाइन पे गिरेगा तो वो टरबाइन को बहुत तेज़ी से घुमाता है और जितनी स्पीड से घुमाता है तो वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है और इस तरीके से बिजली का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त घरों और उद्योगों में भी हम वहाँ से पानी का सप्लाई कर सकते हैं, जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ हम जलापूर्ति कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई सारी नदियाँ ऐसी हैं जो वर्षा ऋतु में जिन्हें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बाढ़ आ जाती है। ऐसे क्षेत्रों में हम नदी के पानी को कंट्रोल करके और बाढ़ को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी रुका हुआ पानी जलाशय है, रिजर्वायर है, उसके एक हिस्से में हम मछली पालन भी कर सकते हैं, जो हमारी आजीविका का एक साधन हो सकता है। इसके अतिरिक्त मनोरंजन वन, यानी कि वहाँ पे नौकायन वगैरह शुरू करके वहाँ पे हम मनोरंजन का भी प्रबंध कर सकते हैं, जो इनकम जनरेशन का एक सोर्स हो सकता है। इस तरीके से बांधों द्वारा ये जो जितने भी लाभ हमने देखे, बांधों द्वारा ये पूरे हो सकते हैं। यानी कि बांधों के द्वारा इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। इसीलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं, यानी इससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, इसीलिए बांध को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। अब यहाँ पे मैप का क्वेश्चन आता है, भारत में बांधों से रिलेटेड कि कौन सा बांध किस नदी पे है, किस राज्य में है। तो कुछ एक बांधों के बारे में यहाँ पे हम लोग को चर्चा करनी है। जैसे पहला है सरदार सरोवर बांध, जो कि चेनाब नदी पे बना हुआ है। मैप में हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पे सलाल डैम बना हुआ है, सलाल बांध बना हुआ है। उसके अलावा दूसरा जो बांध है वो है भाखड़ा नांगल बांध। यहाँ पे हम भाखड़ा नांगल बांध देख सकते हैं मैप में, जो कि पंजाब में सतलज नदी पे बना हुआ है। इसके अतिरिक्त तीसरा है टेहरी बांध, भागीरथी नदी पे, यानी कि गंगा नदी का जब उद्गम होता है तो भागीरथी नाम से होता है। तो उस भागीरथी नदी पे यहाँ पे हम देख सकते हैं उत्तराखंड में, यहाँ पे उत्तराखंड में हम भागीरथी नदी पे देख सकते हैं टेहरी डैम बना हुआ है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर बांध, यहाँ पे हम राजस्थान में देख सकते हैं राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है चंबल नदी पे। यहाँ पे हम राणा प्रताप सागर बांध को देख सकते हैं। इसके अलावा सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पे है गुजरात में, यहाँ हम गुजरात में देख सकते हैं सरदार सरोवर बांध। यहाँ पे सरदार सरोवर डैम को हम देख सकते हैं, नर्मदा नदी पे बना हुआ है। इसके अतिरिक्त हीराकुंड डैम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर साल इसको पूछा जाता है, उड़ीसा में हीराकुंड डैम बना हुआ है,
जो कि किस नदी पे है? महानदी पे। महानदी पे हीराकुंड डैम बना हुआ है। उसके अलावा नागार्जुन सागर डैम है कृष्णा नदी पे, यहाँ पे तेलंगाना में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है नागार्जुन सागर डैम, यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो कि कृष्णा नदी पे बना हुआ है। और इसके अलावा यहाँ तुंगभद्रा नदी पे तुंगभद्रा डैम बना हुआ है। कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पे तुंगभद्रा डैम बना हुआ है। तो ये सारे मैप के एस्पेक्ट्स पूछे जाते हैं, इसलिए मैप को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा क्यों दी है? तो जिस तरीके से जो मंदिर होते हैं वो हमारे लिए समृद्धि का एक साधन होते हैं, यानी मंदिरों में हम पूजा अर्चना करने जाते हैं ताकि हमारी आर्थिक, हमारी सामाजिक समृद्धि हो, प्रगति हो। उसी तरीके से जो ये बांध थे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी, उनके माध्यम से जहां एक तरफ गांवों में जलापूर्ति, कृषि क्षेत्र में सिंचाई के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही थी और कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, उसी तरीके से नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति करके, उद्योगों में जलापूर्ति करके नगरों और उद्योगों का भी विकास किया जा रहा है। यानी ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था और नगरीय तथा औद्योगिक अर्थव्यवस्था का समन्वित विकास, एक साथ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि हमारे जो अर्थव्यवस्था है या हमारी जो समाज है उसको सुदृढ़ कर रहा है, उसको विकास की ओर ले जा रहा है, विकास के पथ पे अग्रसर कर रहा है, समृद्धि के पथ पे ले जा रहा है। और इसी कारण से बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गर्व से आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है, क्योंकि ये बांध ही हैं जो किसी देश की प्रगति में सहायक होते हैं। अब जहाँ बांध एक तरफ समृद्धि में सहायक होते हैं, विकास करते हैं, लेकिन जितना उसका इफ़ेक्ट होता है पॉजिटिव इफ़ेक्ट, उससे ज़्यादा उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है। यानी एक तरफ जहाँ बांध बाढ़ को रोकने में सहायक है, वहीं सोचिए अगर ये बांध टूट जाए तो कितना क्षेत्र बाढ़ के पानी में डूब जाएगा। बांध की वजह से जहाँ एक तरफ खुशहाली आ रही है, जहाँ एक तरफ ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, वही बांधों की वजह से जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, वनों का कटाव हो रहा है, जो जलाशय में पौधे डूब जा रहे हैं, उनकी वजह से जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वो भी गड़बड़ा जा रहा है। इसलिए बांधों का पॉजिटिव इफ़ेक्ट से ज़्यादा उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है। तो अब बांधों से हानियाँ क्या हैं, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बांधों से क्या क्या हानियाँ हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है डैम से। तो हम देखते हैं कि जो बांध के पीछे रिजर्वायर बनाए जाते हैं, बंधा जब बनाया जाता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा रिजर्वायर, जलाशय बनाया जाता है। तो चूँकि नदी अपने मार्ग में जब भी चलती है तो नदी का पानी कंकड़ पत्थर तोड़ते हुए, मलबा लेते हुए बहता है और ले जाके जहाँ डेल्टा होता है वहाँ उस मलबे को बिछा देता है, जिससे कि वहाँ की जो ज़मीन है वो उपजाऊ हो जाती है। लेकिन जब नदी के पानी को रोक दिया जाएगा एक जगह और बंधा बना दिया जाएगा, तो जो मलबा बह के डेल्टा तक पहुंचता, वो डेल्टा तक पहुंच ही नहीं रहा है, वो जलाशय में ही वो सारा मलबा गिर जा रहा है, जिसकी वजह से जो जलाशय बना रहे हैं हम, उस जलाशय की तली में धीरे धीरे मलबा इकट्ठा होते जा रहा है। अब इसका दो तरीके से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, निगेटिव इफ़ेक्ट। एक तो जो जलाशय की तली में मलबा जमता जा रहा है, जिसकी वजह से उस जलाशय की जो वाटर कैपेसिटी है वो घट जा रही है, तो इन फ्यूचर वो बाढ़ की संभावना को बढ़ा दे रही है। वहीं जो जलाशय है वो अवशोषित कर रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहा है, वो जब तलछट जमा हो जा रहा है, मलबा जमा हो जा रहा है, तो वो जो तली है उसकी वो चट्टानी हो जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की संभावना थी वो कम हो जा रही है जलाशय के माध्यम से। इसके अलावा जो चट्टानी
तल बन जाने की वजह से जहाँ पे शैवाल कवक उग रहे थे, जो वहाँ जलीय जीवों के लिए भोजन का काम कर रहे थे, वो शैवाल कवक अब वहाँ उगेंगे ही नहीं। और जब उगेंगे नहीं तो हमारा जो जलीय जीव हैं उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं। और उसके अलावा नदी को जब टुकड़ों में बांट दिया जाता है तो एक जो जलीय जीवन है, जो जलीय जो जीव हैं, जो अपना प्रजनन वगैरह, जो अंडे देने का काम और प्रजनन करते हैं नॉर्मली, वो नॉर्मल जो उनका एक चलता रहता है चक्र, वो चक्र प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से जो जीव हैं उनकी संख्या भी धीरे धीरे, जो जलीय जीव हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके अलावा बांध निर्माण के लिए वनों का कटाव भी किया जा रहा है। जितना दूर बांध बनाना है उतने दूर के वन को साफ़ कर दिया जाता है। अब जब वनों को साफ़ किया जाता है तो वो वर्षा पे इफ़ेक्ट डालेंगे, वर्षा कम होगी और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कम होने लगेगा। इसके अतिरिक्त अब ये जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम होगा, वर्षा कम होगी, वहाँ के लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। इस वजह से नए नए जो पर्यावरणीय आंदोलन हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बचा बांध आंदोलन का उदय भी इन बांधों की वजह से ही हुआ है। जो स्थानीय समुदाय हैं, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, आदिवासी जनजातियाँ या जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उनको वहाँ पे बड़े स्तर पे उनको विस्थापित कर दिया जा रहा है। और विस्थापित तो किया जा रहा है लेकिन उनके लिए उचित प्रबंध भी नहीं किया जा रहा है। अब ऐसे में ये जो आदिवासी जनजातियाँ हैं उनकी भी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है हमारे समाज से। इसके अलावा बांध का निर्माण किया जा रहा है तो वहाँ से जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, उनका तो यहाँ नुकसान हो रहा है, लेकिन उद्योगपतियों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। किसानों को नुकसान हो रहा है, लाभ भी नहीं हो रहा है। और बांध बनने से जो उद्योग चालित हो रहे हैं, जो विद्युत संचालित की जा रही है, जल विद्युत, और उससे उद्योग चलाए जा रहे हैं, उससे उद्योगपतियों को फ़ायदा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो समाज है, जो गरीब और अमीर में बटा हुआ था, वो खाई और बढ़ती जा रही है इन बांधों की वजह से। इसके अलावा बांधों द्वारा सिंचाई में वृद्धि करने के कारण जो किसान हैं वो जल सघन और वाणिज्यिक फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, यानी ऐसे फसलों को बो रहे हैं जिससे पैसा ज़्यादा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से जल का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की वजह से मिट्टी में लवणता भी बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे हमारा जो सॉइल इरोज़न है वो बढ़ता जा रहा है, सॉइल फर्टिलिटी घटती जा रही है, क्योंकि उसमें सॉइल सैलिनिटी ज़्यादा हो जा रही है। और इस तरीके से बांधों का अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वालों के बीच में लड़ाई झगड़े भी बढ़ जा रहे हैं। यानी बांध से सबसे ज़्यादा लाभ किसको होगा? खास करके जब किसी नदी पे जो बांध बनाया गया है और वो नदी 3 राज्यों में प्रवाहित हो रही है, तो उस बांध से लाभ को लेके उन तीनों राज्यों के बीच में जो नदी जल विवाद होते हैं वो उसी का परिणाम होते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जलापूर्ति देने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से जो किसान थे वो परेशान हो गए और वो उपद्रव करना शुरू कर दिए। यानी कि साबरमती बेसिन से नगरीय क्षेत्रों को जलापूर्ति की जा रही है, उन नगरीय क्षेत्रों को जल विद्युत दी जा रही है, लेकिन किसानों को सिंचाई के लिए जल प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में संघर्ष पैदा हो गया। इसी तरीके से कई सारे जो अंतर्राज्यीय जल विवाद हैं वो भी लागत और लाभ के बंटवारे को लेके विवाद में पड़े हुए हैं। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण के लिए जो बताया गया अभी कि बाढ़ नियंत्रण के लिए जो बांध बनाए जा रहे थे वो तलछट जमा होने की वजह से उसमें जो जलाशय है, जो रिजर्वायर है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जा रही है, जिसकी वजह से वही जलाशय बाढ़ का कारण भी बन रहे हैं और बांध टूटने पे बहुत भयंकर बाढ़ आती है, जिसकी वजह से बहुत सारा जान माल का नुकसान होता है, मिट्टी का कटाव होता है, भूकंप की संभावना बढ़ जाती है, प्रदूषण होता है, प्रदूषण फैलता है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बहुत सारी चीज़ें सड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से दुर्गंध से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण सब फैलता है। और इसके अतिरिक्त जल जनित बीमारियों की भी संभावना, वाटर बॉर्न जो डिजीज़ हैं, हैजा पेचिस, इन सब की संभावना भी बहुत हद तक बढ़ जाती है।
अब इसी में एक टॉपिक है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि 1985 में शुरू किया गया था एक एनजीओ के माध्यम से। ये भारत का सबसे बड़ा जल आंदोलन है, जो कि अब आप ये सोचिए कि नेहरू जी के समय में इस नर्मदा पे जो सरदार सरोवर बांध बना था उसकी शुरुआत हुई थी, और इसको पूरा किया गया कब? मोदी जी के टाइम पे। मतलब लगभग 50-60 साल का अंतर हो गया इस बांध को पूरा करने और इससे लाभ लेने और इस यहाँ के जो विस्थापित हैं लोग उनको लाभ देने में। अब ये आंदोलन शुरू किसने किया? कि जो वहाँ रहने वाले, आसपास रहने वाले, जो नर्मदा नदी के आसपास रहने वाली जो जनजातियाँ थीं, जो जंगल थे, जंगल में रहने वाली जो जनजातियाँ थीं, जो वहाँ के किसान थे, खास करके जो पर्यावरणविद थे, जिनको ये पता है कि बांध का क्या क्या नुकसान होता है, वो पर्यावरणविद और मानवाधिकार कार्यकर्ता, क्योंकि जो जनजातियां वहाँ से विस्थापित की गई थी उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, इसलिए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी इसमें सहयोग किया और इन सब ने नर्मदा नदी पे बने सरदार सरोवर बांध का विरोध किया। बांध का विरोध करने का कारण क्या था? कि जो आसपास के जंगल थे वो बांध के पानी में, जो जलाशय का जो इकट्ठा किया गया पानी, उसमें डूब जाने से वो सारी वनस्पतियाँ ख़त्म हो गईं। उस पे निर्भर रहने वाली जो जनजातियां थी, जो लोग वहाँ रह रहे थे, उनको विस्थापित कर दिया गया वहाँ से, और उनको पुनर्वास की जो पूरी सुविधा मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिली। और साथ ही जंगलों पे डिपेंडेंसी जो जनजातियों की थी, उनको आजीविका का कोई कार्य भी नहीं मिला, जिसकी वजह से उनका जो जीवन था वो संकट में पड़ गया। और इसी वजह से 1985 में शुरू किया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिससे कि ये सारी समस्याओं का समाधान हो सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि चूँकि बांध से लाभ से ज़्यादा हानि होती है, तो अब दूसरा उपाय किया गया कि जो भी वर्षा जल है उसको संग्रहित करने के लिए अलग अलग उपाय किए गए। अलग अलग विधियों से अलग अलग राज्यों में वर्षा के जल को संग्रहित किया जाने का प्रयास किया गया है। अब ये अलग अलग जो संरचनाएं हैं उनका निर्माण किया गया अलग अलग राज्यों में। जैसे गुल अथवा कुल की रचना की गई कहाँ पे? पश्चिमी हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पे पतली पतली, जहाँ से नदियों का उद्गम होता है, वहाँ से जो शुद्ध जल है, जो नदियों में प्रवाहित होने वाला जो जल है, उसको पतली पतली नालियाँ या अवनलिकाएँ या ट्रिब्यूटरीज टाइप से बना के, कैनाल्स टाइप से बना करके और खेतों तक पहुँचाया गया, जिससे कि जो पानी है वो खेतों तक वहीं से वहीं पहुंच जाए। इन संरचनाओं को या ये जो अवनलिकाएँ या वाहिकाएँ बनाई गई थीं पतली पतली खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, उसको गुल या कुल के नाम से जाना जाता है। किसी किसी क्षेत्र में उसको गुल कहते हैं, किसी किसी क्षेत्र में उसको कुल नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त खादिन और जोहड़, यहाँ हम देख सकते हैं गहरा गड्ढा जो होता है, खास करके शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में। अब जहाँ भी भारत में शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र है, जैसे कि राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, या दक्षिण भारत में जो अर्धशुष्क क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र है, वहाँ पे जो गड्ढे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे जिसमें वर्षा के जल को रोका जाता है, इन बड़े बड़े गड्ढों को ही खादिन किसी क्षेत्र में और किसी क्षेत्र में जोहड़ कहा जाता है। जैसे जैसलमेर में इसको खादिन के नाम से जानते हैं, जबकि राजस्थान के अन्य भाग में इसी गड्ढों को जोहड़ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं टांका बनाया शुरू किया गया। राजस्थान का जो बीकानेर, बाड़मेर और फलौदी जैसे जो शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र थे, वहाँ पे जो घर थे, वहाँ उन घरों के पास नीचे एक टैंक, एक कमरा जैसा बनाया जाता था। कमरे की लंबाई चौड़ाई लगभग 6 मीटर गहरा होता था, 4.5 मीटर लंबा और लगभग 2.5 मीटर चौड़ा एक कमरा बनाया जाता था, और उस कमरे को कनेक्ट किया जाता था छत पे जो पानी गिरता है वहाँ से पाइप के माध्यम से इस कमरे को कनेक्ट किया गया, ताकि छत पे जो पानी गिरे वो पाइप के माध्यम से होते हुए इस भूमिगत जो कमरा बनाया गया था, टैंक बनाया गया था, उसमें इकट्ठा हो और वहाँ से ये साल भर उस पानी का उपयोग कर लेते थे। कई जगह तो ऐसा हुआ कि इन जो घर थे उनके बगल में एक और कमरा बनाया गया, क्योंकि जो भूमिगत टैंक थे उसमें पानी भरा रहता था साल भर,
तो बगल में जब कमरा बनाया जाता था तो उस पानी की ठंड से वो कमरा भी ठंडा रहता था। तो ऐसे शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस भीषण गर्मी से बचने के लिए इन कमरों का प्रयोग किया जाता था और लोग उस भूमिगत कमरे में, टाँके के बगल में जो कमरा बनता था, वहाँ रह के जो भीषण गर्मी है उससे बचते थे। इसके अतिरिक्त छत वर्षा जल संग्रहण की संरचनाएं भी बनाई जाती थी। पिक्चर में हम देख सकते हैं एक गोल सा टैंक बना हुआ है। तो पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण के द्वारा कुओं, नलकूपों का पुनर्भरण किया जाता था, यानी कि छत से जो पाइप रहती थी उस छत से एक पाइप जोड़ दिया जाता था ताकि छत से जो पानी आ रहा है वो पाइप के माध्यम से होके और उस पाइप को कुएं या जो नलकूप हैं उनसे जोड़ दिया जाता था, जिससे कि जैसे वर्षा होनी शुरू हो उस कुओं और नलकूपों के माध्यम से जो भूमिगत जल है उसका पुनर्भरण हो सके, वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जा सके। इसके लिए छत वर्षा जल संग्रहण संरचनाएं बनाई जाती थीं। तमिलनाडु, यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण संरचना बनाना एकदम अनिवार्य है, आवश्यक है, और जो भी व्यक्ति इस नियम को फॉलो नहीं करेगा उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाती है, उस पर पेनल्टी भी लगती है। इसलिए तमिलनाडु के हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की जो संरचनाएं हैं उसको बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। अनिवार्य इसलिए किया गया है कि जो तमिलनाडु राज्य है या कोरोमंडल तट है वो एक ऐसा राज्य, एक ऐसा तट है जहाँ पे मानसून के आगमन के समय वो शुष्क रहता है, वहाँ बारिश नहीं होती है, और मानसून के वापसी के समय में भी बहुत कम बारिश प्राप्त करता है। इसलिए वहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है और वहाँ पे वर्षा की कमी होने की वजह से जो जल दुर्लभता है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसी वजह से छत वर्षा जल संग्रहण संरचनाएं वहाँ बनाई गई हैं ताकि जो भी थोड़ी बहुत वर्षा हो वो छतों के माध्यम से होके कुओं तक और नलकूपों तक पहुँच के और जो ग्राउंड वाटर है एटलीस्ट उसको रिचार्ज करे। इसके अलावा बाढ़ जल वाहिकाएँ, अब बाढ़ जल वाहिकाएँ वहाँ बनाई जाती हैं जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाई जाती हैं जहाँ बाढ़ आने की संभावना होती है, वहाँ से पतली पतली नालियाँ निकाल के और उसको खेतों तक पहुँचाया जाता है ताकि नदी में बाढ़ आने की जगह वो पतली पतली नालियों के माध्यम से खेतों में पानी चला जाए और वहाँ पे सिंचाई हो जाए। और खेत भी ऐसे जो ऊंचे क्षेत्र में बने हुए हैं जहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँच ना पाए, ऐसे क्षेत्रों में उन पतली पतली नालियों के माध्यम से बनाया जाता है, उसी को हम बाढ़ जल वाहिकाएँ कहते हैं। इसके अलावा बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो कि खास करके नॉर्थ ईस्ट मेघालय में प्रचलित है। मेघालय में नदियों और मेघालय में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत वर्षा होती है, जबकि मेघालय में जो वृष्टि छाया क्षेत्र है यानी जो उत्तरवर्ती क्षेत्र हैं, नॉर्थ में स्थित जो क्षेत्र हैं वो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में पानी को पहुँचाने के लिए वहाँ पे चूँकि लोकल लेवल पे बांस के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन्हीं बांस के पेड़ों को बीच से काट के और उनको नाली के रूप में बीच से अच्छे से खुरच के और नाली के रूप में बनाते हैं, नली के रूप में, और उन्हीं के माध्यम से जो ऊंचे क्षेत्रों से पानी आता है उस नालियों के माध्यम से हम ऐसे क्षेत्र में जो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ते हैं वहाँ के खेतों तक हम पानी पहुँचा के और वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनकी सिंचाई करते हैं। इन पाइपों में गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही पानी पहाड़ों के ऊपर वाले भाग से नीचे की ओर जाता है और सिंचाई हो जाती है। इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।